हमारा सियासतदानों का जो मौसम है, यकीन जानिए वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। शायद लाहौर का मौसम समझ आ रहा है, सियासी मौसम समझ नहीं आ रहा कि किसके ज़हन में क्या चल रहा है, कोई आके क्या करता है। सर्कस लगाई हुई है, सर्कस लगाने वालों ने मजाक समझा हुआ है, फैंटेसी से भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रही हैं और पता नहीं चल रहा है कि आपके दिमाग में चल के रहे। सामने वाला समझना भी चाह रहा था, उसको समझ नहीं आता। और पता है क्या समझ आती है? मुझे तो समझ आई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अच्छी समझ आती है इन लोगों की। मुझे समझ ये समझ आई कि जब कोई खुद कन्फ्यूजन का शिकार होता है, कन्फ्यूजन से भरपूर किस्म का किसी का दिमाग हो जाता है और उस जोन में चला जाता है, इस कैफियत में मुब्तला हो जाता है, ऐसी जगह में चला जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि अब क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, या उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। यानी कुर्सियां ऑलरेडी इनसे छिन गई क्योंकि अवाम का एतमाद ये लोग तोड़ चुके हैं। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अवाम ने कहा वो जो मैं कहते खुडे लाइन के नहीं, हम नहीं दे रहे वोट, कोई चक्कर नहीं है, वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अवाम की खिदमत तो की नहीं। अवाम के कंधों को इस्तेमाल किया, अवाम बेचारी की मासूमियत को इस्तेमाल किया, अवाम को बेवकूफ समझ के इस्तेमाल किया। लेकिन अवाम ने कहा एक्सक्यूज मी, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें बेवकूफ बनाने वाले अब हमें बेवकूफ ना समझें, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े समझदार हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। एक तो नाज़रीन कुर्सी से दूरी, इक़्तिदार से दूरी, दूसरा उनसे चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनकी जगह ऐसे शख्स आके बैठ गया जिसके बारे में ये लोग प्रिडिक्ट करते थे, कहते थे, बल्कि अल्लाह की बात कहते थे कि वो क्रिकेट खेल सकता है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वो वज़ीर आज़म बन गए। अब इनसे बेसिकली ना अपनी हार बर्दाश्त हो रही है और ना ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा के कलमदान को संभालने के बाद उस कुर्सी पर बैठा हुआ बर्दाश्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बहाल हो चुकी है। चिट देख के नहीं पड़ता, वो जो पढ़ने पढ़ते हैं उनके दिमाग में आइडियाज होते हैं, एक विजन को लेके चल रहे हैं। महंगाई की बात अपनी जगह, जितने मामलात हैं वो अपनी जगह साइड पे रख दें, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा वजीर आजम है जिसको हम कह सकते हैं कि जीनियस वजीर आजम है। हम ये कह सकते हैं कि चिट से नहीं पढ़ते, हम ये कह सकते हैं कि उनके जहन में बेशुमार आइडियाज हैं, उनके जहन में इतने आइडियाज हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्पीच है, उनके अल्फाज हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उनको देख कर लिखा हुआ नहीं पढ़ने की जरूरत होती, और लिखा हुआ भी कई दफे लोग ऐसा पढ़ जाते थे कि शायद उन्होंने बाद में भी जहमत ना की हो देखने की कि लिखा क्या हुआ था। इन लोगों ने चलाना था पाकिस्तान, तो यही हाल होना था ना पाकिस्तान का, जो आज हो चुका है। पाकिस्तान का वही हाल होना था जिस हाल में पाकिस्तान को छोड़ के चले गए, और आज इनको तकलीफ खाए चली जाती है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, किसने किया। भाइयों और बहनों, आज मैं पूछती हूँ, जिस जलसे में आती मरियम नवाज साहिबा, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उन प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों ने किसी दिन जलसे में पूछ लेना आपसे कि मरियम साहब बस ऐसे नहीं चलेगा, किसने किया। उन प्यारे भाइयों का, उन प्यारी बहनों का ये हाल जिनसे आप मुखातिब होती हैं, झूठ के पलंदे लेके बैठ जाती हैं। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, इनकी किस्मत चमकी थी जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और फिर इनको कुछ अरसे के लिए वजीर आजम बनाया गया था। इनको तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वजीर आजम बन गया, और क्या कहते थे, मेरा वजीर आजम तो नवाज शरीफ है। जिसको ये नहीं पता था मैं वजीर आजम बन चुका हूँ, चाहे कितने दिन के लिए हूँ, कितने महीने के लिए हूँ, वो अब इस तरह की बातें करेगा। देखें, इतनी कन्फ्यूजन थी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद भी अपने आप को ये शख्स वज़ीर आज़म नहीं मान रहे थे। आज इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं क्या हैं, जरा ये सुने, फिर मैं इनको जो कहूंगी फिर ये सुनेंगे। जी, आज जब सियासी असूलों पर, आईन पर कुर्बानी देने का वक्त है तो सबसे आगे नवाज शरीफ खड़ा है। वरना बड़े आसान, मैं ये सब जानता हूँ, बड़े आसान फैसले थे, जिंदगी बड़ी आसान गुजर सकती थी। लेकिन हमने कहा कि अगर आज नवाज शरीफ असूलों पर खड़ा ना हुआ, आज मुस्लिम लीग खड़ी ना हुई, तो फिर कौन खड़ा होगा। क्योंकि जिस मेरे ये वकला भाइया खड़े हैं, मैं इनका बहुत मशहूर हूं, लेकिन आज इनका बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जिस मुल्क में मुनसफ इंसाफ ना कर सके, अदल को दबा दिया जाए, मुनसफ का कलम बिक जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हैरान हूं मैं इन शख्सियत पे कि इनको किसने बना दिया था वजीर आजम कुछ अरसे के लिए भी। ये वैसे बेसिकली इमरान खान साहब के लिए सिलेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली इनको सिलेक्ट किया था नवाज शरीफ साहब ने। इनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने, मेरे ताहयात कायदे ने सिलेक्ट कर लिया। पता नहीं अभी क्या वो पंजाबी में कहते हैं, ये थे सिलेक्टेड शाहिद खकान अब्बासी साहब, सिलेक्टेड बाय मियां नवाज शरीफ साहब, और बाद में वो मियां नवाज शरीफ साहब भी इनसे इख्तिलाफात का शिकार हो गए। अब ये पंजाबी में कहते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ पंजाबी आती नहीं, बोलने की कोशिश करती हूँ,
गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ते हैं भाई साहब जिनका नाम है शाहिद खान अब्बासी साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब, आपको इतनी फिक्र खाए चली जा रही ना अवाम की, बड़ा पैसा आपके पास, कुछ डोनेट करें ना, अवाम के लिए कुछ करें, कुछ डोनेट कर दें कौमी खजाने में, हमारा कर्जा कम हो जाए। दूसरी बात मुझे बताएं, आप कहते हैं नवाज शरीफ उसूलों पे खड़ा रहा, उसूलों पर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आइन का एहतराम नवाज शरीफ ने किया, बड़ा एहतराम किया आइन का नवाज शरीफ साहब ने। पता है मैं जितना वो आइन का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होके जो बंदा ये झूठ बोल सकता है और जराए दिखा सकता है लहरा के कि ये हैं वो जराए, ये हैं वो जराए, जो बंदा पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करता वो आइन का एहतराम करता होगा, अदलिया का वो बंदा एहतराम नहीं करता वो पाकिस्तान का एहतराम करता होगा, अदलिया के डिसीजंस का एहतराम नहीं करता, रियासती इदारों को गंदा करने की कोशिश करता है, कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, डॉन लीक्स पार्ट 1, डॉन लीक्स पार्ट 2, और बयाना दे देता है हिंदुस्तान के हक में कि इंडियन चैनल जो है वो मिठाइयां बांट रहे होते हैं कि उनके अपने घर के भेदी ने लंका ढा दी। ये है नवाज शरीफ जिसको आप यहाँ पे पता नहीं कोई फरिश्ता साबित करने के लिए आ जाते हैं, तमाम का टोला आता है, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और आके कहते हैं ये नवाज शरीफ वो नवाज शरीफ, किसी फरिश्ते का नाम नहीं है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का नाम खराब करने में, पाकिस्तान का इमेज खराब करने में, सालमियत को पे कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये है नवाज शरीफ जो आपके ताहयात कायदा, जो अपनी करतूतों की अपने झूठ की सजा भुगत रहे हैं वहां बैठ के। किसने कहा था कि कहें कि ये है वो जराए, बाद में आप बता नहीं सके। मनी ट्रेल का मामला था ना, सीधा सा दिखा देते, किसने रोके? आज दिखा दें, आज बाइज्जत बरी हो जाए। मैं कहूंगी कि बाइज्जत बरी हो गए, दिखाएं ना जाके, जो अदालत मांगती रहे सबूत दिखाएं। सबूत क्यों नहीं दिखाते? एक कतरी खत लहरा के पेश कर देते हैं या फिर पार्लियामेंट में जराए लहरा देते हैं, बाद में साबित करने की बारी आती है, साबित आप लोग कर नहीं सकते हैं, फिर आ जाते हैं वही पंजाबी में कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। इदारों से कहते थे टकराव शुरू हो गया क्योंकि नवाज शरीफ नहीं क्या, किस इदारे ने नवाज शरीफ को कहा था कि पनामा के फड्डों में आ जाओ? किस इदारे ने नवाज शरीफ को कहा था कि एवन फील्ड में महंगी महंगी जायदादें खरीद लो? किस इदारे ने नवाज शरीफ को कहा था कि जाके हमारी रियासत के खिलाफ, हमारे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हमारी सालमियत के खिलाफ, हमारे इमेज के खिलाफ जाके इंडिया में बयान देते फिरो, उनको डिफेंड करते फिरो? किसने कहा था? किसने कहा था कि अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाओ? किस इदारे ने मशवरा दिया था कि जो बच्चे हैं उन पे बाप डिपेंडेंट? कोई स्टोरी समझ नहीं आ रही थी आपकी। यकीन जानिए, आपका स्क्रिप्ट राइटर है ना, सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपका स्क्रिप्ट लिखता है ना। आप मुझे बताएं, आपको किस इदारे ने कहा था कि अब्बा जी इन बच्चों के, बेचारे मासूम बच्चे जो कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, अपनी टीन एज में इतने अमीर और करोड़पति बच्चे थे, वो अरबपति बच्चे थे कि वो इतने मासूम बच्चे, 40s में एज लेकिन 40s में मासूमियत, वो मासूमियत जो किसी 10 साल के बच्चे की भी नहीं होगी। किसने कहा था अपने बच्चों की कंपनी में मुलाजिम लग जाओ? मियां नवाज शरीफ। ये है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब यकीन जानिए, अब आप सुन पता नहीं रहे नहीं रहे, आपके पास वहां पे जेल में एक्सेस होगी सुनने की, नहीं होगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करने वाले जाके उन्हें बताएं कि आपको शायद ये बात अब बड़ा अच्छी तरह से एहसास हो चुका होगा कि आपको यहां तक पहुंचाने वाले आपके बुरे मुशीर भी थे।